डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेम के पाठ संख्या 4 में आपका स्वागत है। हम अपना चौथा पाठ शुरू कर रहे हैं आज। उसकी वीडियो संख्या 1। पाठ का नाम है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे हम कि आंदोलन क्या था। पिछले लेसन में हम पढ़ के आए थे उदारवादी, उग्र राष्ट्रवादियों का कुछ कार्यक्रम चल रहे थे, कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, ये भी हमने पढ़ा था। तो इसी दौरान 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था उससे गति और स्वरूप में इस दौरान कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसका मुख्य कारण है प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार या प्रथम विश्व युद्ध, उसका एक मुख्य कारण है, ये आप ध्यान कर लें। मुख्य श्रेय जो है इन परिवर्तनों का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी को जाता है। युद्ध के दौरान तिलक और बेसेंट ने होम रूल आंदोलन संचालित किया। इस आंदोलन से राष्ट्रीय आज़ादी की लड़ाई का विस्तार हुआ। यह लड़ाई जन राष्ट्रवाद का स्वरूप ग्रहण करने लगी। मतलब इसी दौरान संगठन, कांग्रेस का जो संगठन था उसमें भी जरूर बदलाव था। यह ज़्यादा बदलाव जो ऐसे आंदोलन शुरू हुआ, बहुत सारी बातें हैं। तो हम सीधा जो है होम रूल आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जो 1915 से लेके 1918 तक चलता है। इसके कारण से कई परिवर्तन आते हैं। तो ये आंदोलन शुरू किया था तिलक ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, आप पढ़ चुके हैं। इन लोगों ने शुरू किया था। जो एनी बेसेंट थी वो आयरलैंड की थी, इसलिए इसको आयरिश महिला बोला जाता, आयरिश। ये भी आप ध्यान कर लें। तो अप्रैल 1916 में तिलक ने बनाई थी होम रूल लीग, और इसी साल सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने बनाई। होम रूल मतलब खुद का शासन, होम का शासन, होम रूल मूवमेंट। दोनों ने भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन, क्या मांग थी इनकी? होम रूल की मांग थी, मतलब उत्तरदायी शासन हो, होम शासन हो, उत्तरदायी शासन की स्थापना और बल दिया। और ये शासन जो हमें मिले भीख के रूप में नहीं होना चाहिए, भीख के रूप में न होकर न्याय के आधार पर मिले। ये बहुत अच्छी बात थी, न्याय के आधार पर शासन मिले। उन्होंने कहा ब्रिटिश साम्राज्य का भाग्य भारत के भाग्य पर निर्भर करता है, अतः बुद्धिमता ऐसी बात है भारत को संतुष्ट रखने के लिए होम रूल प्रदान कर दिया जाए। ये एनी बेसेंट ने कहा। अब दोनों ने इस आंदोलन को व्यक्तिगत स्तर पर क्यों संगठित किया, इस बारे में विपिन चंद्र का मत है। ऐसा कोई जन आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं चल सकता था, क्योंकि नरम पंथियों के नेतृत्व में एक निष्क्रिय और जड़ संगठन बन चुकी थी। जनता के बीच उसका कोई राजनीतिक कार्य नहीं रह गया था। कुल मिलाकर कांग्रेस की निष्क्रियता को समाप्त किया इसने। कांग्रेस की जो निष्क्रियता थी, खासकर उदारवादियों के कारण से, को समाप्त करने में इसने योगदान दिया होम रूल मूवमेंट में। 1917 के अंत में मॉन्टेग्यू द्वारा उत्तरदायी सरकार के वायदे के बाद यद्यपि यह आंदोलन बिखर गया। मॉन्टेग्यू ने 1917 में वादा किया कि हम आपको उत्तरदायी शासन देंगे। तो इसके बाद ये, क्योंकि जब उन लोगों को लगा कि वह आंदोलन का उद्देश्य पूरा हो गया तो अब आंदोलन की जरूरत ही नहीं है, तो बिखर जाता है आंदोलन कई बार इस प्रकार से। तो ये आंदोलन जो चला उसके लिए कुछ उत्तरदायी परिस्थितियाँ थी, उनके बारे में पढ़ेंगे, उन कारणों के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में। तो उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव पहला बिंदु है। उग्र राष्ट्रवाद के बारे में आप काफ़ी पढ़ चुके हैं। लाल बाल पाल पढ़ के आए हैं, कौन कौन थे, ये आपको बार बार नहीं बताया जाएगा। और भंग जब चला, भंग आंदोलन चला, तो उस दौरान स्वदेशी और बहिष्कार, बायकाट, ये भी आप सब पढ़ चुके हो। तो ये सब इन्हीं लोगों के नेतृत्व में विशेष रूप से चला।
1907 की फूट भी आप पढ़ चुके हो कांग्रेस में। तो जब ये फूट पड़ी, यह आंदोलन ही ये बिखर गए थे वो राष्ट्रवादी भी। सरकारी दमन जो है जोरों पर था। तिलक को 1908 में 6 साल की जेल हो जाती है, ये भी आपको पता है। अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया। सब बातें आप पढ़ चुके हैं। और लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जो है यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। और 1909 के जो सुधार आए, इससे निराश जो कांग्रेस का नरमपंथी धड़ा जो था वो भी निष्क्रिय था। लेकिन 1912-13 के पास एक युवा पीढ़ी उभर रही थी। 1912-13 में एक युवा पीढ़ी उभर रही थी जिसमें आशा दिख रही थी। वो खामोशी से उब चुकी थी, जो उस समय खामोशी थी उससे उबी, और वो आतुर थी एक अलग तरह की राजनीति करने के लिए, सक्रिय राजनीति के लिए। तो यह पीढ़ी उस मानसिकता से प्रेरित होते हुए युवा हुई थी जो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित थी, उत्पन्न थी। विशेषतः स्कूल कॉलेजों में शिक्षारत विद्यार्थियों ने इस आंदोलन को आंखों से देखा था। तो वही कॉलेज के शिक्षा के से जुड़े जो विद्यार्थी थे, उन्होंने नेताओं के भाषण सुने, पढ़े, जुलूसों में भाग लिया। इन सहारों से उनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी, आंदोलन के लिए उनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी। तो वही कुछ कर गुजरने की, त्याग की भावना उनके अंदर थी, कुछ कर गुजरना वो चाह रहे थे। नेहरू 1912 में इंग्लैंड से लौटे थे। उन दिनों की युवा मानसिकता को उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार व्यक्त किया है। यह ख्याल मुझे हर पल घेरे रहता था कि हमें मौजूदा हालात को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो वस्तुतः यही मानसिकता, यही जो उपरोक्त मानसिकता है, इसी मानसिकता ने जो युवा पीढ़ी में, उस समय की पीढ़ी में जो है युवाओं में, विद्यार्थियों में जो अलग थी, प्रेरणा थी, जो जागृत भावना हो चुकी थी, उसने इस आंदोलन को जन्म दिया। नरमपंथियों में परिवर्तन। तो एक जो खेमा था उसमें काफ़ी निराशा आ चुकी थी इसके नेतृत्व में भी। 1909 के जो सुधार थे वो बिल्कुल ही कम थे। उससे उनको गहरा जो है सदमा लगा था कि ये क्या मांगा था और क्या मिला है, कुछ भी नहीं मिला। तो खरा नहीं उतरा था। बड़ी चतुराई दिखाई अंग्रेज़ों ने इस मामले में, ढोंग किया प्रतिनिधित्व देने का, बल्कि फूट के बीज ही बो दिए। फूट के बीज 1909 के अधिनियम से ही बोए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा घटिया काम अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। तो सरकार से नरमपंथियों का, उदारपंथियों का जो है मोह भंग हो चुका था। लेकिन अभी सर्वाधिक प्रभावशाली नेता जो थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि, अपने राजनीतिक तौर तरीकों में बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं थे। जिद पर अड़े रहे मृत्यु पर्यंत वो। फिर भी बंगाल में भूपेंद्र नाथ बसु जैसे नरमपंथी नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा। कौन से नेता ने? भूपेंद्र नाथ बसु ने कहा, बंगाल में कहा, ऐसे साधन को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं जो कांग्रेस को वर्तमान दलदल से निकाल सके। ऐसे साधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि जो कांग्रेस को दलदल से निकाल सके। मतलब इन जो जिद्दी नेता थे फिरोज शाह मेहता, इन के कारण से कांग्रेस दलदल में जा रही थी। मतलब काफ़ी इसका स्टैंडर्ड जो है डाउन हो चुका था। तो इन कारणों से भी जो है एक मतलब साधन अपनाने के लिए, जैसे भूपेंद्र नाथ बसु ने कहा था, तो वो साधन इनको होम रूल आंदोलन के रूप में नजर आया। तिलक की जेल से रिहाई, हमने भी पढ़ा था, 6 साल की इनको सजा हुई थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो 16 जून 1914 को ये जेल से बाहर निकलाए, रिहा हुए। कैद का जो अधिकांश समय था उनका मांडले जेल में बीता। तो उन्होंने जो भारत में उस समय जब वो निकल कर आए तो बदले हुए हालातों का आंकलन किया।
सूरत फूट को वो दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे कि ये देश के लिए काफ़ी हानिकारक काम हुआ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए थे। नई बदली उपस्थिति में उन्होंने एक और तो कांग्रेस में पुनः प्रवेश लेकर उसे सक्रिय बनाने के प्रयास शुरू किए। पुनः कांग्रेस प्रवेश किया, उन्होंने सक्रिय करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में कुछ कदम उठाए ताकि उनका सामाजिक आधार बढ़ जाए, जिससे कि वो आंदोलन को बढ़ा सके। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना के संदर्भ में इतिहासकार सुमित सरकार का कहना है कि इसका आंशिक कारण यह था कि वे महाराष्ट्र में अपने आधार को बनाए रखना चाहते थे। ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया। भारतीय राजनीति में एनी बेसेंट की सक्रियता 1883 में थियोसॉफिकल सोसाइटी में काम करने के लिए ये यहाँ पर आती है। जबकि उनका राजनीतिक जीवन जो है वो इंग्लैंड में शुरू हो जाता है। मद्रास के नज़दीक अडियार, इम्पोर्टेंट, अडियार में उन्होंने कार्यालय खोला और थियोसॉफी मतलब ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं, ब्रह्म विद्या का प्रचार किया। एक पश्चिमी महिला के मुख से प्राचीन हिंदू ज्ञान की प्रशंसा सुनकर थोड़े ही समय में बड़ी संख्या में भारतीय उनके समर्थक हो गए। बड़ी संख्या में समर्थक बन गए। मद्रास क्षेत्र में वैसे भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं हुआ था, न तो वहाँ ब्रह्म समाज था, न ही आर्य समाज की संस्थाओं का प्रचार प्रसार रहा था। प्रचार प्रसार नहीं था किनका, संस्थाओं का, तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण इनके माध्यम से यहाँ पर हुआ। थियोसॉफी के विचार की ओर शिक्षित मध्य वर्ग के लोग आकर्षित हुए। 1914 में एनी बेसेंट ने दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया। आयरलैंड, उन्होंने भारत में आयरलैंड की होम रूल लीग की तरह ब्रिटिश शासन की मांग को लेकर एक आंदोलन छेड़ने की योजना बनाई। कांग्रेस में एकता के लिए जोर दिया। एनी बेसेंट के राजनीतिक दृष्टिकोण के संबंध में सुमित सरकार का कथन है कि एनी बेसेंट साम्राज्यवादी विरोधी नहीं थी, किंतु उन्हें विश्वास हो गया था कि भारतीयों को पर्याप्त मात्रा में स्वायत्त शासन प्रदान करना और ब्रिटेन की मैत्री के लिए आवश्यक है। तो कुल मिलाकर जो संभावी संघर्ष को टालना चाहती थी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो संघर्ष होना अनिवार्य था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध जून 1914 में शुरू हुआ। इम्पोर्टेंट 2 अंक में साम्राज्यवादी देशों के बीच में था, जो कुल मिलाकर अपने उपनिवेशों को सुरक्षित रखने को लिए था कि कोई भी उसकी उपनिवेश बस्ती को ना छीन ले। युद्ध का भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत पर भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए भारत को भी ब्रिटिश शासकों ने युद्धरत देश घोषित कर दिया। हम भी बिना कुछ किए युद्ध में घोषित हो जाते हैं, भागी हो जाते हैं। साथ ही युद्ध का लक्ष्य क्या रखा गया? प्रजातंत्र की रक्षा, जो कि हो ही नहीं रही थी कहीं। हमें प्रजातंत्र मिला नहीं हुआ था। युद्ध समाप्ति पर सभी देशों के लिए घोषणा की गई कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, समाप्ति पर क्या दिया जाएगा? आत्मनिर्णय सिद्धांत। कि आत्मनिर्णय क्या है? खुद निर्णय लेंगे देश। आत्मनिर्णय सिद्धांत को लागू किया जाएगा। क्रांतिकारियों को छोड़कर तिलक व गांधी सहित राष्ट्रवादी नेताओं तथा मुस्लिम सभी ने सरकार के संबंधी प्रयासों का समर्थन किया। गांधी ने, तिलक ने समर्थन किया। लीग ने, मुस्लिम लीग ने समर्थन किया इस प्रथम विश्व युद्ध का, अंग्रेजों का।
कि हम सरकार के युद्ध संबंधी जो प्रयास हैं उनके साथ में हैं। 1918 में तिलक ने अंग्रेजों को धन की सहायता करने की मुहिम को प्रोत्साहित करते हुए कहा, युद्ध के ऋण पत्र खरीदो पर उन्हें होम रूल के पट्टे समझो। तिलक ने क्या कहा कि ऋण पत्र खरीदो युद्ध के, और वो तुम्हारी आज़ादी के एक प्रकार से होम रूल के पट्टे हैं। तुम्हें आज़ादी मिलेगी, होम रूल मिलेगा। वास्तव में भारतीय नेताओं की एक गलत धारणा थी, अंग्रेजों ने हमें कुछ नहीं दिया। उनको लगता था कि सरकार कृतज्ञ होकर पुरस्कार के रूप में स्वशासन प्रदान कर देगी। फिर भी इसका एक सकारात्मक राजनीतिक लाभ भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को मिला, क्योंकि संवैधानिक सुधारों के लिए एक नैतिक दबाव बना रहे थे, इसलिए उनमें एकता की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। सुमित सरकार लिखते हैं, युद्ध के दौरान एक प्रकार के साझे मंच का वस्तुगत आधार तैयार हुआ। विश्व युद्ध का दूसरा प्रभाव क्या था? भारत की आर्थिक बदहाली हो गई, महंगाई बढ़ी, भारत के ऊपर बढ़े हुए करों का भार बढ़ा, उससे जनता त्राही त्राही करने लगी और निर्धन वर्ग के लिए ये असहनीय था। ये वर्ग किसी भी जुझारू विरोध में इसके कारण से जो है, विपिन चंद्र लिखते हैं, इसी कारण से, असहनीय होने के कारण से किसी भी जुझारू आंदोलन के लिए तैयार थे। तो ये भी एक कारण बनता है। तो जुझारू आंदोलन को होम रूल मूवमेंट में दिखा, तो होम रूल की तरफ बोलिए। तो कांग्रेस में एकता, जो फूट 1907 में पड़ी थी, जिसको सूरत की फूट जो नुकसानदायक बताया गया है, तो दोनों गुटों में कुछ समय बाद दोनों गुटों में ये महसूस हुआ कि एकता जरूरी है। महसूस किया जाने लगा एकता जरूरी है देश के लिए, समाज के लिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तिलक ने जैसे ही जेल से बाहर निकले तो इस संबंध में प्रयास शुरू किए। उन्होंने व्यवहारिक स्थिति को भांपते हुए नरम पंथियों के प्रति वैर भाव बुलाने की उत्सुकता दिखाई। नरमपंथी नेताओं का विश्वास जीतने के लिए तिलक ने बड़े शब्दों में क्या कहा? तिलक ने क्या कहा? हम लोग हिंदुस्तान में प्रशासन व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, जैसा कि आयरलैंड में वहाँ के आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना, दिखाया कि भाई हम उखाड़ नहीं फेंकना चाहते, हम उखाड़ फेंकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अर्थात उन्होंने स्वराज की जिद छोड़ सुधार की रणनीति अपनाई। एनी बेसेंट भी ऐसा ही मन बना चुकी थी, परंतु वह जानती थी कि कांग्रेस जैसे दलों का सहयोग भी इसके लिए जरूरी है। तो वह भी एकता के लिए समझाने का जो है प्रयास जारी रखे हुए थी कि कांग्रेस के नेता समझ जाए और एकता, विश्व युद्ध के प्रभाव से भी एकता का आधार तैयार होता है। लेकिन फिरोज शाह मेहता और गोखले जैसे लोग कभी तैयार नहीं हुए। 1915 के बम्बई अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट को सफलता मिल ही गई, जब तक फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो चुका था। यही दो लोग जिद करे बैठे थे विशेष रूप से। तो कांग्रेस में तिलक व उसके साथियों को पुनः कांग्रेस में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इस एकता से राष्ट्रीय आंदोलन में उत्साह की एक नई लहर पैदा हुई। कांग्रेस की निष्क्रियता अंतिम बिंदु है, जिसके कारणों में हम पढ़ रहे हैं, जो परिस्थितियाँ थी होम रूल आंदोलन के लिए तैयार हुई। नरम व गर्म दलों के बीच समझौता हो गया, कांग्रेस में पुनः एकता स्थापित हो चुकी थी। अनेक भारतीय नेता स्वशासन के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत को समझ रहे थे। अनेक नेता जन दबाव हेतु जन आंदोलन
को जरूरी समझ रहे थे। फिर भी नरमपंथियों के प्रभाव वाली कांग्रेस तैयार नहीं थी। उसका संगठन एक निष्क्रिय और जड़ हो चुकी थी। कांग्रेस निष्क्रिय हो चुकी थी। सुमित सरकार का कथन है, कांग्रेस विशुद्ध रूप से विचार विमर्श का एक मंच ही बनी रही, जिसे किसी भी लगातार चलाए जाने वाले आंदोलन के लिए तैयार नहीं किया गया। विचार विमर्श का ही मंच थी, केवल ये आंदोलन नहीं चला सकती थी। जनता के संघर्षों को संगठित करने के लिए कांग्रेस के पास कोई सुसंगठित वर्किंग कमेटी नहीं थी। न ही हौसला उनके पास था कि इतना बड़ा कोई आंदोलन जन दबाव का चला सके। अतः बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने व्यक्तिगत स्तर पर आंदोलन जो है, होम रूल आंदोलन जो है, छेड़ना पड़ा, बनाना पड़ा, इसको संगठित करना पड़ा। लेकिन आंदोलन के प्रसार के साथ साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता जुड़ते गए। जैसे जैसे प्रसार होता गया, कांग्रेसी भी जुड़ते गए। तो ये इस तरह से इस आंदोलन की जो परिस्थितियां हैं, उदय के जो कारण हैं, वो हमने पढ़े। होम रूल आंदोलन कैसे चलता है। तो दूसरा जो हम पढ़ेंगे, होम रूल आंदोलन की शुरुआत, क्या सरकारी प्रतिक्रिया थी इसके प्रति, और फिर क्या कैसे समाप्त होता है और इसका क्या महत्व है।